गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कथा भारती से बलिदान कहानी के बारे में बताऊंगी। ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दो ही कहानी आपको पढ़ना है, एक बलिदान, दूसरी आकाश दिन। तो आप दोनों में से या दोनों ही कहानी तैयार करिएगा। इसका उद्देश्य भी मैं आपको लिख के दे दी हूँ। ध्यानपूर्वक आप इस कहानी की कथा वस्तु समझ लीजिए। देखिए, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो शुक्ल युग के श्रेष्ठ कहानीकार कथाकार माने जाते हैं। इस बलिदान कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में देखिए। ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी में मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है और इसमें ये दिखाया गया है कि ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग अपने खेतों और खेती के प्रति कितनी एक निष्ठता, लगन, ईमानदारी, स्नेह की भावना से कार्य को करते हैं। इसकी कथा वस्तु में यह भी बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य क्यों न हो, वही जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा का आधार बन जाती है, जिसकी रक्षा के लिए वो सब कुछ गंवा देता है। वह स्वयं अपने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव झेलता है। बीमार होने पर स्वयं की उपेक्षा करके इलाज भी नहीं कराता। भले ही एक फूटी कौड़ी वो अपने शरीर पे खर्च न करता हो, पर अपनी खेती की देखभाल के लिए वो अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है, जिसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान की कथा वस्तु का ताना बाना तैयार किया है। इसका सारांश इस प्रकार से है। आज का हरखू कोई 20 साल पहले हरकचंदपुर में हुआ करता था। जो आज हरखू के नाम से पुकारा जाता है, वो 20 साल पहले हरकचंदपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर की मिल थी, शक्कर बनती थी। कारोबार काफ़ी उसका फैला हुआ था, किसका? हरकचंद का। लेकिन देश में विदेशी शक्कर के आ जाने से उसका कारोबार मटिया मीठ हो गया और वह हरकचंद से हरखू हो गया, क्योंकि समाज में धन दौलत से ही नाम की प्रतिष्ठा भी होती है। अगर आपके पास धन दौलत है तो नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है। यदि धन नहीं है तो नाम भी बिगड़ जाते हैं, जैसे हरकचंद से हरखू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है, केवल एक हल की खेती है, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पहले जैसा था, आज भी है। इसीलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो बात कहता बेलाग कहता, गांव के लोग, अनपढ़ लोग उसका मुंह देखते। हरखू ने अपने जीवन में कभी कोई दवा नहीं खाई। ऐसा नहीं था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता था, वो भी बीमार पड़ता था। हर साल उसको कार्तिक के महीने में मलेरिया होता, लेकिन वो कोई दवा नहीं खाता, 10-5 दिन में ठीक हो जाता। हर साल की तरह इस साल भी उसे कार्तिक के महीने में ही मलेरिया हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, खटिया पकड़ लिया। उसे लगा कि अब हमारे चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आता है और बोलता है, बाबा बिना दवा खाए ठीक नहीं होगी, पुनः क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका देव ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो। फिर उसने उदासीन मन से हरखू ने कहा, भाई लेते आना। लेकिन ये सब तो केवल दिखावे के शिष्टाचार की बातें थी। लाके उसने उसे दवा किसी ने नहीं दी, केवल संवेदना व्यक्त करके चले गए। बिना पैसे लिए किसी ने हरखू को दवा लाकर नहीं दी। हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही नहीं। इस तरह से 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर को त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे और सभी गांव वालों की नज़र उस खेत पर गड़ी हुई थी। सभी जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे, दोगुना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी के खेत छुड़ाने के लिए।
एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराना के रुपये सो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखूंगा, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दी कि अगले 1 सप्ताह के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत पाओगे, नहीं तो दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकल जाने की चिंता में घुटने लगे। नजराने के 100 रुपयों का प्रबंध करना उनके काबू के बाहर था, क्योंकि पहले से ही कर्जदार थे। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कल का दिन में 100 रुपये नजराना देकर 10 रुपये बीघे लगान पर खेत ले ली। यह सुनकर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कालिका दिन से खेत लेने चाहे, किंतु वो असफल हो गई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहता। लोग उसे समझाते, तुमने पिता की क्रिया कर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। देखिए, मुख्य रूप से लेखक का यहाँ कहने का उद्देश्य यही है कि अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावे के लिए हमें मरना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कर्ज लेकर के क्रिया कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम क्रिया कर्म में खर्च करते हैं वो कोई देखने नहीं आता। लेकिन झूठी मान प्रतिष्ठा में अपने आप को कर्ज में डुबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक ने मुख्य रूप से इस बिंदु पर प्रकाश डाला है। तो गिरधारी अभी अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात करके उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसे 80 रुपये की जोड़ी का 60 रुपये में सौदागर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। उस रात को गिरधारी ने कुछ भी नहीं खाया। उसकी पत्नी सुबागी उसे चारपाई पर न पाई और वह सोचने लगी कहाँ गए होंगे। दिन ढले शाम पर वो घर न लौटा। चारों ओर खोजी, किंतु गिरधारी का पता न लगा। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभागी को आहट हुआ। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाक के पास सिर झुकाकर खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ गए रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर वो गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर वहीं गिर गई। अगले दिन कलिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़ा पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दिन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दिन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों पर जाने की नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा वहीं मंडरा रही थी। पूरी तरह से हरकू की आत्मा उसी खेत में लगी हुई थी। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओंकार के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। कितना अंधविश्वास इसमें दिखाया गया है। अंत में देखिए इस कहानी का उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद एक यथार्थवादी कथाकार रहे हैं। ग्राम्य समाज को उन्होंने बड़े ही नज़दीक से देखा है। गांव को उन्होंने निकट से देखा। उसकी समस्याएं, दुर्बलताएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज, मानवीय संवेदनाएं उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य रही है। इस कहानी में भी झूठी मान प्रतिष्ठा को दिखाया गया है। बच्चों, इसका उद्देश्य मैं लिख देती हूँ, आप उसको कॉपी में देख लीजिएगा, बाद में बता दूँगी।